Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. Myself Tribhuvan Seth, Biology Faculty. फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्टडी कर लिया द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के 3 टॉपिक्स का। वो टॉपिक्स थे व्हाट इज़ लिविंग, सेकेंड टॉपिक था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और थर्ड टॉपिक आपने स्टडी की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, दैट इज़ टैक्सोनॉमिकल एड्स। इससे पहले के जो टॉपिक थे इन्होंने हमें बताया, हमें सिखाया कि लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासीफाई कैसे करेंगे, साथ साथ लिविंग बीइंग को हम कैसे अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। फ्रेंड्स, अब जब प्लांट और एनिमल की स्टडी हो चुकी होती है, अलग अलग कैटेगरीज में हम रख चुके होते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है, हम सोचते हैं कि इन्हें कहीं कलेक्ट किया जाए, ऐसा ना हो कि बार बार जो जनरेशन आए उसी टाइप के प्लांट की स्टडी करता फिरे और न्यू डिस्कवरीज ना हो पाए। तो रिक्वायरमेंट होती है इन प्लांट्स एनिमल्स के कलेक्शन की जिनकी स्टडी पहले हो चुकी है। अगर कलेक्शन करने में आप सक्सेसफुल होते हैं तो अगर आपने 1 लाख प्लांट्स का कलेक्शन कर रखा है, इट मीन्स न्यू जो जनरेशन होगी उसे 1 लाख प्लांट के स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वो उस पर्टिकुलर प्लांट को जा कर के म्यूज़ियम, हर्बेरियम, जहाँ पर भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसे देख सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है। इसका मतलब कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि इनकी स्टडी को और आसान बनाया जा सके और न्यू टाइप की जो डिस्कवरीज़ हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। फ्रेंड्स, तो इस टाइप के जो टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टडी को ईजी बनाने में, तो उन्हें हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज़, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग जैसे अलग अलग ग्रुप्स आते हैं और ये सारे के सारे अपने में हेल्पफुल होते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के कलेक्शंस को अपने पास रखने में, जो कि आसान बनाते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स की स्टडी को। फ्रेंड्स, इनको हम बारी बारी से करके अभी स्टडी करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सब कुछ आपके आसपास की चीज़ें हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है। अगर आप देखें, रिलेट करें तो बायो आपके आसपास की चीज़ होती है। ऐसा नहीं केवल बोर्ड की चीज़ है, बस आप बातें कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वहीं तक की चीज़ है, ऐसा नहीं है। आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं, उसी को आप चेंज कर सकते हैं सिलेबस के फॉर्म में, स्टडी के फॉर्म में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम टेक्निक है एक टाइप का, प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं हम हर्बेरियम में। और हर्बेरियम में क्या जाता है, सबसे पहले प्लांट्स का कलेक्शन करेंगे हम, ड्राइंग करेंगे उसे हम, ड्राइंग करने के बाद पॉइजनिंग करेंगे, पॉइजनिंग करने के बाद हम माउंटिंग करेंगे, माउंटिंग करने के बाद लेबलिंग करेंगे और लेबलिंग करने के बाद उसे क्या करेंगे, हम कलेक्ट कर देंगे एक सही जगह पे। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट का। पर्टिकुलर प्लांट, शायद आप इसे देख के पहचान गए होंगे और ध्यान से देखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसका मतलब इसको सही पोजीशन मिल गया है, इसकी स्टडी हो चुकी है। अब बार बार किसी को अगेन एंड अगेन इसे स्टडी ना बार बार जा कर के स्टार्टिंग से ना देखना पड़े, तो अगर इसका कलेक्शन कर लिया जाए और पर्टिकुलर स्टूडेंट को बस वो फाइल दे दी जाए और इस प्लांट को देख भी सके, इसके बारे में जान भी सके, तो शायद उसकी जो स्टडी होगी कम टाइम में बहुत ही आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, करते क्या है हर्बेरियम में, सबसे पहले कलेक्शन करते हैं। इट मीन्स अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स में देखा जाए जो टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे हर्बेरियम की, टेक्निक्स में क्या करेंगे हम, कलेक्शन,
फिर क्या करेंगे, ड्राइंग, फिर क्या करेंगे, पॉइजनिंग, फिर क्या करेंगे हम, माउंटिंग, फिर क्या करेंगे, लेबलिंग कर देंगे इसकी, एंड देन इसे हम लास्ट में क्या करेंगे, बाद में डिपोजिशन। डिपोजिशन कर देंगे। अब मुझे इसका हर्बेरियम बनाना था, तो मैंने क्या किया, इसे आसपास के गार्डन से या जहाँ पर भी अवेलेबल था वहाँ से मैंने इसे कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद इसको सही तरीके से, अगर छोटा प्लांट है तो रूट के साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है स्टडी करने के लिए, उसके माइंड में आएगा इसका रूट कैसा होता है। तो ट्राई करना चाहिए हर्बेरियम बनाते समय कि प्लांट की बॉडी के सारे पार्ट हों, तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। कोई रफ लीफ है तो उसे हटा दो, या फिर कंप्लीट जिस कंडीशन में आप लाए हैं उसी कंडीशन में हर्बेरियम बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसी क्या करना है आपको, सबसे पहले कलेक्शन कर लिया हमने, कलेक्शन करने के बाद ड्राइंग करनी है। तो ड्राइंग इसे हम ओपन में नहीं करते, इसे किसी बुक में क्या करते हैं, प्रेस कर देंगे संभाल के इसकी लीफ वगैरह को सही तरीके से सेट करके, और कुछ टाइम तक छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद ये उसी पोजीशन में क्या होगा, ड्राई होकर के पड़ा रहेगा। कभी कभी आप कुछ फ्लावर वगैरह बुक्स वगैरह में रख करके भूल जाते हैं, तो देखते हैं कि वो ड्राई कंडीशन में उसी कलर में, जिस कलर का फ्लावर रोज का या किसी पर्टिकुलर फ्लावर का आपने रखा था, तो उसी कलर में वो आपको मिलता है अगर आप 1 ईयर बाद वो बुक खोलते हैं तो भी। इसका मतलब अगर एयर ना पड़े और ये ड्राई हो, कह सकते हैं वैक्यूम कंडीशन में, तो इन दैट केस इसके कलर में कोई चेंज ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब इसी क्या करेंगे, आप ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद अब चांस ये है कि इसमें स्टार्च वगैरह के जो कंटेंट है वो पड़े होते हैं, पट्टी के अलग अलग इंसेक्ट के फूड कंटेंट पड़े हो सकते हैं प्लांट में, तो ये इंसेक्ट इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फंगस वगैरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम पॉइजनिंग करेंगे। पॉइजनिंग करने के लिए हम HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, और उस डाइल्यूट सोल्यूशन में इसे डिप करके एक बार फिर से ड्राई कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इसे कोई इंसेक्ट फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और लंबे समय तक ये आपका स्टोर रहेगा। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इसे माउंटिंग करनी है। आपका माउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 41 × 29 सेंटीमीटर की ये फाइल होती है, इंटरनेशनल जो हर्बेरियम सीट होती है उसका साइज है। इंटरनेशनल हर्बेरियम सीट की साइज 41 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और 29 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई। तो आप हर्बेरियम सीट लेंगे जिसकी साइज ये होगी, उस हर्बेरियम सीट पे इसे सेट करेंगे, अच्छे से रखेंगे, और रखने के बाद इसे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, माउंट कर देंगे उस सीट के ऊपर। जब आप माउंटिंग कर लेंगे तो आपका अगला काम क्या होगा कि ये पर्टिकुलर पोजीशन पे जब पड़ा रहेगा तो वहीं पे आप संभाल के फ्लावर, लीफ, स्टेम, एनीथिंग जो चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं काम की हैं, उन सब की लेबलिंग आप कर दीजिए। जब आप लेबलिंग कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसे आप इसका नेम पोजीशन दे दीजिए, कहाँ से आपने कलेक्ट किया है वो बता दीजिए, आप लोकल एरिया बता दीजिए, साइंटिफिक नेम बता दीजिए इसके बारे में, और सारी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में देने के बाद इसे आप डिपॉजिट कर दीजिए। इसे एक जगह पे अच्छे से स्टोर कर दीजिए, रख दीजिए। अब ये फाइल आपकी हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट होती है 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, तो आप किसी भी नए स्टूडेंट को, नए रिसर्चर को ये फाइल दे सकते हैं और वो फाइल को ओपन करते ही आसानी से इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। उसे इमेजिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये पर्टिकुलर प्लांट अगर उसके एरिया में नहीं मिलता तो वो कैसा होता होगा। इट मीन्स ये टेक्सोनॉमिकल जो ऐड है हर्बेरियम, प्लांट्स के केस में 3D प्लांट्स को देखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ड्राइंग कंडीशन में और सेम कलर के फॉर्म में आप इस प्लांट की, अलग अलग प्लांट की जो भी आप अलग अलग नेम देखते हैं,
लिस्ट देखते हैं और आप उनको रियल में देखना चाहते हैं तो आप हर्बेरियम में जाइए, और हर्बेरियम में जाने के बाद आसानी से आप उसके 3D को देख सकते हैं और कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सीख लिया हर्बेरियम आप कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वर्ल्ड वाइड बहुत से बोटेनिकल गार्डन हैं जिनका अपना हर्बेरियम है, और उस हर्बेरियम में लाखों की संख्या में प्लांट्स के कलेक्शन रखे गए हैं, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ये तो रहे कुछ इंटरनेशनल लेवल के हर्बेरियम। अगर हम बात करें इंडियन हर्बेरियम की, तो उसमें हर्बेरियम जो आता है कोलकाता का हर्बेरियम फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, एंड दिस इज सिचुएटेड इन कोलकाता। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ, एट्टी 80,000 के आसपास यहाँ पे स्पेसिमन प्लांट्स के रखे हुए हैं। तो इनका मेन मोटो ये होता है हर्बेरियम का डियर फ्रेंड्स कि स्टडी को आसान बनाना और अलग अलग स्पीसीज को फ्यूचर स्टडी के लिए क्या करना, कलेक्ट करना। तो ये रहा हर्बेरियम के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बोटेनिकल गार्डन्स। तो डियर, बोटेनिकल गार्डन का जो इम्पोर्टेंस है, थियोफ्रास्टस द फादर ऑफ बॉटनी के समय से ही है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन का जो इम्पोर्टेंस, बोटेनिकल गार्डन की जो रिक्वायरमेंट बढ़ी वो कैरोलस लिनियस की स्टडी के टाइम से और उसके बाद से इसका जो महत्व है वो कुछ ज़्यादा हुआ। और आपने एक वर्ड सुना होगा बेबीलोन, बोटेनिकल गार्डन या हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का नाम आपने सुना है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। सबसे पुराने जितने भी बोटेनिकल गार्डन हैं उनमें से एक गार्डन है हैंगिंग गार्डन बेबीलोन। तो फ्रेंड्स, बोटेनिकल गार्डन का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि प्लांट्स के स्टडी को आसान बनाना, साथ साथ पर्टिकुलर फ्लोरा जो लोकल एरिया है वहाँ के प्लांट्स के कलेक्शन को मेंटेन करना, नेशनल लेवल पे प्लांट के कलेक्शन को मेंटेन करना, साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के जो प्लांट हैं तो उनको भी क्या करना, कलेक्ट करना। अगर यहाँ का मान लेते हैं कि अगर आप लोकल एरिया NBRI की बात करें, NBRI लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, यहाँ जो बोटेनिकल गार्डन यहाँ का है इसमें जो प्लांट्स के कलेक्शन किए गए हैं वो इंडिया के हर एक जोन के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग एरिया में क्या है, डिफरेंट हैं। तो ऐसे ही नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन के एरिया के प्लांट्स के नंबर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, उन्हें मेंटेन करके अपने पास स्टोर रखते हैं। ये वर्क होता है बोटेनिकल गार्डन। जैसे कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इसके डायरेक्टर हैं सर JD हुकर, इसके डायरेक्टर थे। पीसा इटली, एंड रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड का है ये बैम्बूसा प्लांट्स के लिए फेमस था। साथ साथ इसमें जो रोज़ गार्डन वगैरह थे अलग अलग, वो सारे के सारे प्लांट्स की कलेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पीसा इटली दैट इज़ फेमस फॉर पैलिएंटोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। इसके जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस गार्डन का, वो किया गया था किसके लिए, पैलिएंटोलॉजिकल प्रैक्टिस के लिए किया गया था। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता।
द डायरेक्टर ऑफ दिस गार्डन वाज विलियम रॉक्सबर्ग, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी कहा जाता था। और साथ साथ ये गार्डन फेमस है बनियान ट्री के लिए। इसके अलावा NBRI इन लखनऊ दैट इज आल्सो फेमस फॉर डिफरेंट इंडियन रीजन प्लांट्स, सभी टाइप के प्लांट्स का इसमें ग्रुप है। लाल बाग गार्डन बेंगलुरु। तो ये कुछ बोटेनिकल गार्डन है जिनकी हेल्प से जो अलग अलग ग्रुप के प्लांट्स हैं इनकी स्टडी को इजी बनाया जाता है, साथ साथ प्लांट्स के फ्यूचर कलेक्शन को भी क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे म्यूजियम। म्यूजियम और हर्बेरियम में डिफरेंस है, याद रखना। हर्बेरियम टोटली रिलेटेड है किससे, केवल प्लांट से, बट म्यूजियम इज रिलेटेड विथ प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। इट मीन्स म्यूजियम में क्या करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं किसको, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। This is a collection of preserved plants and animals for reference and study. For reference and study. यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स हैं 3D कंडीशन में उनको ड्राई नहीं करना है, उसी कंडीशन में रखना है, केमिकल की हेल्प से प्रिजर्व करना है। तो आप देखते होंगे आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेज में एक अलग से जो आपकी लैब होती है बायो की, वहाँ पे कुछ 3D फॉर्म में स्पेसिमेंस रखे रहते हैं। और ये स्पेसिमेन क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स आपके टीचर आपको दिखाते हैं, एल्गी दिखाते हैं, जो छोटे छोटे ग्लास वेसल्स में क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। फॉर्मेलिन केमिकल का यूज किया जाता है इसके लिए। और अगर आप जूलॉजिकल म्यूजियम की बात करें तो आपके स्कूल और कॉलेज में ही कुछ पिकॉक के यानी कि कबूतर वगैरह के, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा यानी कि केचुआ, और साथ साथ स्नेक वगैरह के 3D फॉर्म में केमिकल में रखे हुए स्पेसिमेन देखने को मिल जाते हैं। दीज आर ऑल व्हाट, म्यूजियम। छोटे लेवल पे म्यूजियम आप बना सकते हैं और बड़े लेवल पे भी म्यूजियम आप बना सकते हैं। कुछ फेमस म्यूजियम हम देखते हैं, जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली एंड प्रिंस वेलेस म्यूजियम मुंबई। ये सारे के सारे म्यूजियम अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स के जो स्पेसिमेन होते हैं 3D फॉर्म में, इनको प्रिजर्व करके इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो म्यूज़ियम हेल्प करते हैं सेम टू सेम वैसे ही एनिमल्स को देखने में, जैसे कि जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं घूमने जाया करते हैं नेशनल पार्क वगैरह, ज़ू वगैरह, और ज़ू में म्यूज़ियम भी देखने को मिल जाते हैं। और उस म्यूज़ियम में ओल्ड टाइम के कुछ एनिमल्स का जो स्पेसिमेन होता है वो रखा हुआ देखने को मिल जाता है कि किस टाइप का ये एनिमल रहा होगा जो अभी नहीं है बट आज के पास्ट टाइम में था। तो ये पास्ट टाइम के जो लिविंग बीइंग हैं उनके स्टडी करने में भी हेल्प करता है म्यूजियम। साथ साथ जो प्रेजेंट में है तो इनके कलेक्शंस को भी अपने पास म्यूजियम स्टोर करता है। जूलॉजिकल पार्क्स जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, अब जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स इनका मेन मोटो ये होता है कि जो एनिमल्स हैं, रेयर एनिमल्स, उनको कंजर्व किया जाए, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, साथ साथ उनकी ब्रीडिंग फैसिलिटी को इन्हांस किया। जैसे
नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। गर्मी की छुट्टियों में आप क्या करते हैं, फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पे नेशनल जूलॉजिकल पार्क ज़रूर जाते हैं। यानी कि जो जूलॉजिकल पार्क है ये मनोरंजन का भी साधन है। छोटे बच्चे इन्हें देख करके एंजॉय करते हैं कि एलिफेंट है तो ये लायन है तो ये पर्टिकुलर बर्ड, एनिमल, स्नेक, ढेर सारी वैरायटीज़, ढेर सारे स्पीसीज, ढेर सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो डियर वो केवल मनोरंजन के लिए वहाँ नहीं रखे हुए हैं, उन्हें वहाँ रखने का मेन मोटो ये है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और साथ साथ उनके नंबर को बढ़ाया जाए। अक्सर आप जूलॉजिकल पार्क में उन्हीं एनिमल्स को देखते हैं, उन्हीं बर्ड्स को देखते हैं जो कि आपके आसपास एरिया में रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। बट जब भी आप एंटर करते हैं पार्क के अंदर तो आप बहुत खुश हो जाया करते हैं कि इस टाइप की बर्ड आपने कभी नहीं देखी थी। यहाँ पे क्या यूनिक टाइप की बर्ड है, मंकीज़ हैं अलग अलग तरीके के। तो इट मीन्स उन्हें वहाँ क्या किया गया है, कंजर्व किया गया है, उन्हें वहाँ बचा के रखा गया है और उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जैसा उनको चाहिए, जिससे उनके नंबर इंक्रीज कर सकें और उनका जो अस्तित्व है वो बचा रह सके। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क। डियर याद रखना, जूलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल म्यूजियम में डिफरेंस है। जूलॉजिकल पार्क ऑलवेज हैज़ लिविंग एनिमल्स, बट अगर म्यूजियम लगा हुआ है तो उसमें 3D फॉर्म में सेम टू सेम एनिमल की बॉडी रखी होगी, बट वो क्या होगा, डेड होगा, नॉन लिविंग कंडीशन में रखा होगा। ओके, नेक्स्ट फ्लोरा और मैनुअल्स। एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन कर देना और उन्हें एक बुक में इकट्ठा करना, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लोरा। J.D. हुकर ने स्टडी करी थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडिया में जो प्लांट्स थे उनकी स्टडी की, उनके डिस्क्रिप्शन किए, उनके कैरेक्टर बताए और उस बुक का नाम हुआ फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया और उसमें डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं उस टाइम पे इंडिया में जिस टाइप के प्लांट्स पाए जाते थे। नेक्स्ट आप देखेंगे दिल्ली में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, अगर आपको उनकी स्टडी करनी है, उनके बारे में जानना है कि दिल्ली के एरिया में कौन कौन से प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करो, J.K. माहेश्वरी की जो बुक है फ्लोरा ऑफ दिल्ली उसे आप स्टडी करो, आपको सारी जानकारी दिल्ली की फ्लोरा के बारे में मिल जाएगा। तो ऐसे ही लोकल एरिया के बारे में जो प्लांट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन करने को क्या बोलते हैं हम, फ्लोरा या मैनुअल्स बोलते हैं। मोनोग्राफ, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल ऐड। मोनोग्राफ का मेन फंडा क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सा। एक ही टैक्सा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेना, उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर देना, उसके अंडर में आने वाली जितनी स्पीसीज हैं कंप्लीट उनके बारे में बता देना, उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोग्राफ बोलते हैं। अगर आपने देखा पैंथेरा, तो पैंथेरा से रिलेटेड जितने भी हैं जो कि इससे पहले आपने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में स्टडी करी थी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टिग्रिस, तो आपने इन सबकी स्टडी की, तो ऐसे ही पैंथेरा की और भी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब अगर मोनोग्राफ की बात की जाए तो उसमें क्या किया जाएगा कि पैंथेरा से रिलेटेड जितनी भी स्पीसीज हैं सबकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिले, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ। सिंगल जीनस या सिंगल टैक्सा के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेना अलग अलग। नेक्स्ट है कैटलॉग। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, कैटलॉग है, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, स्पीसीज को अल्फ़ाबेटिकल रखा रहेगा कि पर्टिकुलर टैक्सा में आने वाली जो स्पीसीज है, ए से कौन सी स्पीसीज आ रही है, बी से कौन सी आ रही है, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बट डिक्शनरी जैसा आप खोलते हुए चले जाएंगे, पढ़ लेंगे तो हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर स्पीसीज, इस टाइप का एनिमल जो आप सोच रहे हैं, डिस्कवरी हुई है क्या, देखा गया है क्या। नेक्स्ट कीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। कीज़ जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, स्टूडेंट सोचता है आखिर ये कीज़ है क्या। हम हमेशा डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करते हैं कि हमारा ये जो चौक है इसमें मेन डिफरेंस क्या है।
अंदर तो सब सेम है, सब कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप बोलेंगे वन इज पिंक कलर एंड वन इज नियर अबाउट ब्लू कलर का एक है। इट इज़ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दोनों चीज़ें एक ही हैं लेकिन डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करके प्लांट्स के को और एनिमल को डिस्क्राइब कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस टर्म को, उस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बैक्टीरिया भी रखी हुई है, अमीबा भी रखा हुआ है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो उस टाइम पे आप क्या जज करोगे? आप जज करोगे कि न्यूक्लियस दोनों में है या फिर नहीं है। इफ़ देयर इज नो न्यूक्लियस, इन दैट केस वो क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियस है तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक, यानी कि अमीबा। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, तो आपको क्या देखना होगा वहाँ पे? नोटोकॉर्ड देखना होगा। तो जितने भी एनिमल ग्रुप होंगे जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होगी वो सब क्या हो जाएंगे? कॉर्डेटा हो जाएंगे, और जिन्हें बैकबोन नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे? नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे। इट मीन्स ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करके हम एक पॉइंट का यूज करके क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करते हैं अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग एनिमल्स में। तो उसे क्या बोलते हैं? हम की बोलते हैं। तो डियर, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताना चाहूँगा जो आपको अभी और बाद में हेल्प करेगा। उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट। कि स्पीसीज अलग अलग नेम दिए गए प्लांट के, एनिमल के, आपने देखे नॉमेनक्लेचर में, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और वो स्पीसीज बनती कैसे हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग हेडिंग बताने वाला हूँ। प्लीज़ इसको आप एक बार देख लो, नोट कर लो। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो कि एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है बट आपके बहुत ही काम का है। तो लास्ट टॉपिक छोटा सा 2 मिनट का है, तो इसको भी आप पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज आपने इससे पहले देखे नॉमेनक्लेचर में, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो इनका जो स्पीसीज है ये कैसे बनती होगी, तो देखते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले थिंक किया था, जो सोचा था कि जो कॉन्सेप्ट है, जो स्पीसीज है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, नई नई स्पीसीज कैसे आती हैं, तो बस ये मान लिया गया था कि स्पीसीज पहले से ही बनी बनाई होती हैं, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये माना था लिनियस ने। इन्होंने कहा स्पीसीज इज ऑलवेज स्टैटिक, स्पीसीज स्टैटिक होती हैं, ये चेंजेबल नहीं होती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट लेमार्क ने कहा था कि जो स्पीसीज होती हैं ये डायनेमिक होती हैं, इनमें चेंजेज आते रहते हैं, इनके चेंजेज होने की वजह से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता रहता है। इट मीन्स आज अगर हम मिलियंस के नंबर में स्पीसीज देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से इनकी बात जो सही आ रही है कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्पीसीज चेंज होती रहती हैं समय के साथ साथ, और उनके चेंज होने से न्यू टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले से जो प्रेजेंट स्पीसीज है उससे मैच कराते हैं न्यू टाइप के एनिमल का, और ट्राई करते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो मैच करे। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर रहा है तो उसे भी हम क्या कहते हैं कि उस टाइप की ये स्पीसीज है। अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि न्यू टाइप की स्पीसीज है और ये इससे डिफरेंट है, इससे अलग है। इसे क्या बोलते हैं हम? टाइपोलॉजिकल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, आपने स्टडी कर रखी थी अर्नस्ट मेयर की बायोग्राफी की, और इसमें आपसे कहा गया था कि इनका एक अहम रोल है इस यूनिट में। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं अगर वो सेल्फ इंटरब्रीड करते हैं, नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। इन्वायरमेंट में नेचुरली इंटरब्रीडिंग करने वाली जितनी भी लिविंग बीइंग हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? उस ग्रुप का पर्टिकुलर स्पीसीज बोलेंगे। ओके, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो स्पीसीज के कॉन्सेप्ट में, नेचुरली इंटरब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट पे कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो म्यूल का जो डेवलपमेंट हुआ है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स,
के बीच जब इंटरब्रीडिंग नेचुरली होती है, क्रॉस है बट नेचुरल है, अकॉर्डिंग टू अर्स्ट मेयर कि जो इंटरब्रीड कर रहे हैं वो स्पीसीज है, बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डंकी अलग है और हॉर्स अलग है, बट दोनों के बीच क्या देख रहे हैं हम, क्रॉस हो रहा है। और इनके क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, म्यूल बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे मेल डंकी फीमेल हॉर्स के बीच हुआ है। अब इसे कन्वर्ट कर दें, हॉर्स को मेल कर दें और डंकी को फीमेल कर दें, तो इनकी जो प्रोजनी होती है वो क्या बनती है, हिन्नी बनती है। लेकिन ये दोनों स्पीसीज म्यूल और हिन्नी कभी भी लाइफ में न्यू चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती हैं, ये हमेशा क्या रहती हैं, स्टेराइल होती हैं। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है ये उसका क्या हुआ, एक्सेप्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें, मेल टाइगर और लायन दोनों अलग स्पीसीज हैं, पैंथेरा तो है, लायन अलग और टाइगर अलग। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें वो स्पीसीज हैं, बट यहाँ पे वन इज टाइगर स्पीसीज, सेकेंड वन इज लायन। जब हम मेल टाइगर और फीमेल लायन के बीच इंटरब्रीड कराते हैं, इन दैट केस ऑफस्प्रिंग जो होता है उसे बोलते हैं हम टाइगॉन। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए, टाइगर फीमेल एंड लायन मेल अगर लिया जाए, इन दैट केस क्या होगा, इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, लाइगर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोजनीज हैं टाइगॉन लाइगर, ये सबके सब क्या है, फर्टाइल है। इसका मतलब आज जो ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस होने की वजह से न्यू स्पीसीज बन रही हैं। इसीलिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है नेचुरली। ये नेचुरली नहीं है, ये कहीं ना कहीं से ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस है। प्लांट के केस में, एनिमल के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है और उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट और हाइब्रिड एनिमल। तो इसलिए जब आप स्टडी कर रहे हो तो माइंड में मत लाइए कि ये एक्सेप्शन है, ऐसा भी तो होता है। तो याद रहे वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। डियर, आई होप आपको जितना समझाया गया ये कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका काम होगा इसे एक बार और पढ़ें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो स्कूल के लिए क्या बोलते बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लिखने की प्रैक्टिस करें, और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी हैं तो आपका काम होगा कि ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हो सके आप इसको डेली वाइज थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करें, फिर आपके इस चैप्टर के ऊपर कमांड हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।